कैसे आप सभी। चलिए जल्दी से आ जाइए। वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। मैं हूं अजीत नागर और परफेक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास लंबे समय से बच्चों की डिमांड चलती आ रही थी कि सर वो दिन कब आएगा जब आप हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाओगे। चलो वो शुभ घड़ी आ गई है और आज से शुरू करते हैं। लेके राम का नाम शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। 1 वीक एब्सेंट रहा, उसके पीछे वजह थी गला बिल्कुल ख़राब हो गया था, गला ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। चले भाई, तो मेरी बात समझ में आ गई है। गुड इवनिंग भाई, सौरभ चौधरी, गुड इवनिंग। तो अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे, इसको बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे, पूरा इतिहास कवर करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई ऐसी चीज़ भी आपसे ना छूटे। मतलब हर चीज़ आप मुझसे हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़े, जो जिसके दिल दिमाग में है कि सर हिंदी में ये चीज़ हम चाहते थे आपसे हिंदी साहित्य में पढ़े, वही चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। चलो एक बार मैं बच्चों से बातें कर लेता हूँ, कितने बच्चे आ गए फिर शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, गुड इवनिंग गुंजन, तुषार, राम राम भाई, सौरभ चौधरी राम राम भाई, जल्दी से आ जाइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने चाहिए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो सभी एग्जाम में आता है। अब यहाँ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें बेसिकली एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है, उसको मैं आपसे बात कर लूँ। देखो बेटा, देखो ये मैं कोई सुपर टेट को ध्यान में रख के तो ये इवनिंग वाला बैच चलाता नहीं हूँ। इसमें अगर मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, चाहे वो सुपर टेट है, चाहे वो सी टेट है, चाहे वो यूपी टेट है, हरियाणा टेट है, राजस्थान टेट है, या कोई भी यूपीएसआई हो, आरओ एआरओ हो, यूपी पीसीएस हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, मैं सभी की हिंदी ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास नहीं है कि भाई मैं केवल सुपर टेट ही पढ़ा रहा हूँ या केवल यूपी टेट ही पढ़ा रहा हूँ। ये हिंदी है सामान्य हिंदी, और हर उस परीक्षा के लिए है जिसमें सामान्य हिंदी आती है। अब किसी में 20 नंबर की आती है, किसी में 30 नंबर की आती है, किसी में 50 नंबर की आती है, किसी में पूरे 100 नंबर की हिंदी आती है। तो ये जो मेरी क्लास है, ये किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये एक सामान्य एग्ज़ाम के लिए है, हर उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती है। और मैं हिंदी ना तो बहुत ज़्यादा आसान पढ़ाऊंगा ना बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाऊंगा, मैं एक बीच का रास्ता निकालूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए भाई, हिंदी पर फोकस करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में आप 2-3 चीज़ों पे गौर कीजिएगा। भाई सबसे पहले तो दिमाग में एक बात बैठा लो बेटा कि भाई अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, और अगर मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहा हूँ तो इसमें टाइम तो जाएगा, क्योंकि ये यूपी टेट में भी पूछा जाता है, ये वाला हिस्सा सुपर टेट में भी पूछा जाता है, केवीएस में भी पूछा जाता है, और DSSB में भी पूछा जाता है, और हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, सभी टेट में पूछा जाता है। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आरओ में पूछा जाता है, यूपीएसआई में पूछा जाता है। कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल हो, जीडी हो, कांस्टेबल में यूपी हो, चाहे आपका डीपी हो, चाहे आपका जीडी हो, जनरल ड्यूटी, भाई कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पूछा ही जा रहा है। यूपीएसआई में भी पूछा जाता है, भाई यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, भाई लेखपाल में भी पूछा जाता है। अब मैं कहाँ तक लिखूं, भाई पैट में भी पूछा जाता है। आप 90% एग्जाम जिन्हें यूपी बोर्ड मतलब यूपी स्टेट कंडक्ट कराती है, सभी में पूछा जाता है। तो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये ध्यान में रखते हुए समझेंगे। ठीक है, तो जब सभी एग्जाम में आता है, अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे। देखिए भाई, अब यूपी टेट या सुपर टेट का जो बच्चा कर रहा है उसमें 3 से लेके 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी टेट में 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, सुपर टेट में 3 से लेके 5 तक आने की संभावना है, लेकिन पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। आरओ में 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसका अच्छा खासा वेटेज है। मतलब आप ये सोच के पढ़िए कि अगर ये पढ़ रहे हैं तो इसका अच्छा खासा वेटेज है। हम मतलब ढंग से पढ़े और ढंग से तैयारी करें। शुरू करें।
मतलब दिमाग में 1% भी ये ना चले कि कम नंबर का आएगा, बेटा बहुत नंबर का आएगा। बस सच्चाई तो ये है, बस हमें ये पता चल जाए इसे पढ़े किस तरीके से। दिक्कत ये हो गई कि अगर इसको पढ़ने में जरा भी ढील दे दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मस्ती और उन्माद के साथ, आनंद के साथ धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। शुरू करते हैं कहानी। वैसे मैं आपको ये बता दूं, आज मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं। आज हम 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे कि भाई हिंदी साहित्य का जो नामकरण हुआ है, आज हम एक तो बात करेंगे नामकरण और काल विभाजन पर। एक तो इस पे बात करेंगे, नामकरण और काल विभाजन। और नंबर 2 हम बात करेंगे नामकरण और काल विभाजन के बाद नंबर 2 पे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आदिकाल। हम सबसे पहले आदिकाल पढ़ेंगे। तो पहले नामकरण और काल विभाजन देख लेते हैं। लगभग ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा और 25 से 30 मिनट लगभग ये लेगा। तो हमारी 40-45 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि एक सेशन को ध्यान में रख के पढ़ा नहीं रहा हूं। टारगेट ये कि सब पढ़ें, सब समझे, तो उस लेवल की क्लास है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, पहले नामकरण और विभाजन पे बात कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले टारगेट करते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो भाई जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था इस्तवार दाला लित्रेव्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। एक बार नाम पढ़ के देखिएगा। मतलब ये नाम भी ना, इतने कलाकार आदमी भाई साहब नाम भी ऐसा लिखते हैं, हमारा जैसा आदमी देसी गांव का नाम भी नहीं पढ़ पाएगा। आप एक बार कोशिश करें और मुझे बताएं कि आप नाम पढ़ पा रहे हैं। इस्तवार दाला लित्रेव्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, ये लिखा है, ये पुस्तक का नाम है और ये हिंदी भाषा पे लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है। और इसको लिखा है गारसादा तासी ने, और इसको 1839 में लिखा गया था और इसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसको पहली बात है फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पे जो सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और कमाल की बात ये, इसे हम लोगों ने नहीं लिखा, किसी हिंदुस्तान के व्यक्ति ने नहीं लिखा। देखो, सबसे पहला ग्रंथ लिखा जा रहा है, हिंदी पे लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान को लिखना चाहिए था, लिख बाहर वाले लगे। मतलब हिंदी साहित्य पे सबसे पहला ग्रंथ किसी बाहरी व्यक्ति ने लिखा, किसी अंग्रेज ने लिखा। हम कहाँ थे? हमें तो राजनीति से फुर्सत नहीं है। हम कहाँ थे? हमारा ग्रंथ है, लिख बाहर वाले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। नाम याद करो लेखक का जल्दी से। गारसादा तासी ने लिखा है, नाम याद करो। कृति का नाम याद रखो, इस्तवार दाला लित्रेव्यूर हिंदुस्तानी 1839 में लिखा गया। और भाई इसको फ्रेंच भाषा में लिखा गया। मेरा पॉइंट देख रहे हो क्या है? इसको ना बेटा फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ये वाला पॉइंट क्लियर? और नंबर 2 से तो याद आ गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का ये सबसे पहला ग्रंथ है, पूछा ही जाएगा। अब दूसरा तुम पढ़ लो। दूसरा लिखा शिव सिंह सेंगर ने और ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, 1883 में लिखा। और इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन काल था और उनकी रचनाएं थी। 1000 कवियों का जीवन काल था और उनकी रचनाएं भी थी। दूसरा, लेकिन दूसरे को कोई पूछता तो है नहीं, पूछेंगे तो हमेशा पहले को ही, तो पहले को याद रखिएगा। चलिए भाई, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सर क्यों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये लिखा गया 1888 ईस्वी में। अब ये सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यानी कि जो पहले 2 ग्रंथ हैं, ये जो पहले 2 ग्रंथ हैं, इनको प्रमाणिक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इनमें काल विभाजन नहीं किया गया। सबसे पहला ग्रंथ पूछा जाए तो आपका आंसर यही होगा कि भाई सबसे पहला ग्रंथ किस भाषा में लिखा और किसने लिखा, तो आंसर यही होगा। पॉइंट क्लियर? अब नंबर 2 पे आइए। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कालक्रम के अनुसार, यानी कि नामकरण के अनुसार सबसे पहला ग्रंथ किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। और इन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, 1888 में लिखा। और इन्होंने इसमें कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया। यानी कि
काल क्रॉनिकल वे में इन्होंने क्या किया, क्रोनोलॉजिकल वे में इन्होंने क्या किया, उसका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। पूछा ही जाता है किसके वो कौन से कवि थे जिन्होंने सबसे पहले नामकरण किया, तो सबसे पहले नामकरण किसने किया, जॉर्ज गैरिसन ने किया। तो दो ही अब तक इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं है। इसके बाद एक और आए मिस्र बंधु। ये 3 भाई थे, तीनों के नाम देख लो। पहले भाई का नाम था गणेश बिहारी मिश्र, पहले भाई का नाम था गणेश बिहारी मिश्र, और दूसरे का था श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरे का था सुखदेव। तो गणेश, श्याम और सुखदेव 3 भाई थे। तीनों भाई ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का, जिसका नाम था मिस्र बंधु विनोद, और ये 1913 में लिखा गया। और इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया, मतलब 5000 कवि। अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ था ये, मानो सबसे बड़ा ग्रंथ यही मुझे लग रहा है, जिसमें 5000 कवियों को स्थान दिया और काल विभाजन का पहला प्रयास किया। इन्होंने किया था, इन्होंने नामकरण किया था, और इन्होंने भी काल विभाजन का पहला प्रयास किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, बस आप ये पढ़ लीजिए बेटा। मैं बोल रहा हूं ये आपको पीडीएफ मिलेगी, पढ़ने पे फोकस कीजिए। ये आपको ना बेटा पीडीएफ भी मिलेगी, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। तो भाई रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और ये लिखा 1929 में। और बेटा देखो, इसमें सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन किया, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास दर्शन के आधार पर किया, नामकरण का सुस्पष्ट आधार बताया, और रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया। तो हिंदी साहित्य का जो वर्तमान में ग्रंथ फेमस है, जिसको हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जिसको प्रमाणिक माना जाता है, वो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929 में लिखा गया, और उसमें 4-5 काम एक साथ हुए। सबसे पहले काल विभाजन हुआ, इतिहास दर्शन हुआ, नामकरण का सुस्पष्ट आधार बता गया, और रचनाओं का भी साहित्यिक मूल्यांकन हुआ। क्लियर बेटा? स्क्रीन सब लोग क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की। हाँ बेटा क्वालिटी बढ़ाइए अपनी वीडियो की। स्क्रीन यहां से क्लियर है? चलो बेटा। हाँ, इनके एक फेमस बुक भी है चिंतामणि, बहुत बढ़िया। ऐसे बताओगे तो मजा नहीं आएगा। इसकी एक बुक भी है चिंतामणि। तुम पढ़ते समय ना कोशिश ये किया करो कि अगर कोई भी चीज हमें समझ में आ रही है और हम किसी के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हम बताएंगे जरूर, ठीक है? चलिए भाई, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। इनको तुम देख लीजिएगा, इनमें कोई खास दम है नहीं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक पूछ ली जाती है, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मान लो भाई एक दूसरे के सुपर दुश्मन है। मतलब जो चीज रामचंद्र शुक्ल ने कही उसका विरोध किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि आप ऐसे मान लो हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल की आलोचनाओं से पूर्णतः संतुष्ट नजर नहीं आते। उन्हें ऐसा लगता है कि रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनाएं हैं उनमें परिपक्वता की कमी है। हर बात से सहमत नहीं है, बहुत सारी बातों से सहमत है, लेकिन हर बात से सहमत नहीं है। तो आप ऐसे मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी में 36 का आंकड़ा है। एक इधर को बोलता है तो दूसरा इधर को बोलता है। आगे जब आप इन्हें पढ़ोगे तो पढ़ने पे मजा आएगा, ठीक है? तो भाई इसलिए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और ये फेमस है, मतलब नंबर 1 यही है। जो भी कुछ है यही है भैया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। सारी महफिल रामचंद्र शुक्ल लूट के ले गए। लेकिन फिर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का तुमसे कम थोड़ी है, तुमसे कम नहीं है, टक्कर देंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, इनके इतिहास का नाम यह है। फिर एक और लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, और एक लिखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। भाई क्या लिखा? 3 बुक लिखी इन्होंने। उन्होंने तो एक लिखी, इनका तू एक लिखेगा, भाई मैं 3 लिखूंगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। पॉइंट क्लियर? हाँ दीति त्यागी कैसे बच्चा? चलिए दौड़ के आ जाइए। पॉइंट क्लियर? राम कुमार वर्मा को देख लीजिएगा, गणपति गुप्त को देख लीजिएगा। बस आपको पूरा निचोड़ में आपको सबसे पहले गारसा दातासी याद रखना है। गारसा दातासी क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किया, और जॉर्ज ग्रियर्सन रखना है, ये 2, और शुक्ल रखना है। अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया
आप इन तीनों को याद रखिएगा, क्योंकि इस बात की गारंटी है इन तीनों में से तो एक पूछा ही जाएगा। इन्होंने सबसे पहले किया, इन्होंने नामकरण सबसे पहले किया और इनका फेमस है। इन तीनों को पढ़ लो, आज का यहां तक का काम खत्म। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला पॉइंट क्लियर कर लीजिए, जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा उसको कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और भाई नंबर 2 पे देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये 1929 में प्रकाशित हुआ, पूछा ही जाता है। नंबर 3 पे है, यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा काशी के तत्वावधान में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। एक तो ये पूछा जाता है, जब ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि बहुत फेमस है, जब इसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा तो कहां लिखा, तो कब लिखा? भाई ये जो ग्रंथ है नागरी प्रचारिणी सभा, और ये कहां हुई थी? काशी में हुई थी। उसमें लिखा गया था हिंदी शब्द सागर, इसकी भूमिका तैयार की थी। हिंदी शब्द सागर की इन्होंने भूमिका तैयार की, बाद में उस भूमिका का नाम बदल के रख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मेरी बात सुनो बेटा, यह इतिहास ग्रंथ क्या हुआ? नागरी प्रचारिणी सभा जो कि काशी में हुई थी, वहां लिखा गया था हिंदी शब्द सागर। उस हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है उसकी भूमिका लिखी गई थी, उसकी भूमिका थी ये हिंदी साहित्य का इतिहास। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर बेटा? हाँ, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के, ऐसे तुम बता रहे हो ना। देखो, जैसे कोई लड़की है अंशु, अंशु ने कहा कि सर जैसे ही आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया, हमें याद आया अशोक के फूल। तो बेटा इन्होंने अशोक के फूल लिखा। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? क्या लिखा इन्होंने? अशोक के फूल लिखा। चलिए बेटा, अब कहते हैं शुक्ल जी की मान्यता है कि जो साहित्य का इतिहास है वो जनता के चित्त वृत्ति का इतिहास है। ये लाइन यूपीएसआई से लेकर अभी यूपी टेट हुआ था, इन सब में ये लाइन पूछी जाती है कि शुक्ल जी की मान्यता है। शुक्ल जी, ये लाइन किसने कही है? साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है। मतलब जनता का चित्त अगर भक्ति में है तो भक्ति काल है, रीति में है तो रीति काल है। यानी कि इतिहास कुछ नहीं है, जिस तरह जनता का चित्त प्रतिपल बदलता है उसी तरह से साहित्य प्रतिपल बदलता है। अगर जनता का चित्त बदल रहा है तो ये मान लो इतिहास भी बदल ही रहा है। पॉइंट क्लियर? चलिए भाई, अब ये है जिसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। ये वाला जो हिस्सा है ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा फोकस करके समझेंगे। इस पे मैं पूरा टारगेट करूंगा कि आपको एक एक बात समझ में आए। मेरी जिम्मेदारी है, बस आप बहुत प्यार से पढ़ते रहो। देखो, शुक्ल जी का ही पूछा जाएगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, शुक्ल जी का पूछा जाएगा। ध्यान से देखो, शुक्ल ने सबसे पहले काल को कहा वीर गाथा काल, और उन्होंने कहा यह संवत 1050 से 1375 है। इन्होंने कहा दूसरा जो काल है उसको कहेंगे हम भक्ति काल, और ये 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक है। इन्होंने कहा तीसरा जो होगा वो रीति काल होगा, वो गद्य काल होगा चौथा। मेरे बेटा, आपसे कहीं ना कहीं इन चारों में से कोई एक ना एक पूछ लिया जाएगा। मतलब ये जो चार आपको दिख रहे हैं ना, ये मान लो इसमें से एक तो आपसे पूछा ही जाएगा। पहला काल कौन सा? वीर गाथा काल। नंबर 2 पे भक्ति काल, नंबर 3 पे रीति काल, नंबर 4 पे गद्य काल। आपके क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन चारों कालों को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तय कीजिए, निर्धारित कीजिए। पॉइंट क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये अभी तो तुम्हें बताया है, अभी तुम्हें बताया कि भाई वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, और ये सन याद कर लीजिएगा। अब लेकिन यहां भी देखो, सामान्य लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आदि काल है जिसको इन्होंने वीर गाथा काल कहा। सर उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है सर उसको कहते हैं भक्ति काल, और जो उत्तर मध्यकाल है सर उसको कहते हैं रीति काल, और सर आधुनिक काल को कहते हैं गद्य काल। बेटा एक बार देखना, आदिकाल, प्राचीनतम काल, सबसे पहले वाला काल, और फिर दो काल हो गए, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ये वाले दो मध्यकाल हैं, और इसके बाद आधुनिक काल। अब आदिकाल को इन्होंने कहा वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने कहा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने कहा रीति काल, और आधुनिक काल को इन्होंने कहा गद्य काल। मेरा बात समझ में आ रहा मेरा पॉइंट? चलिए बेटा आगे चलते हैं।